हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आपको ये न्यूज़ मिल गई होगी कि इंडियन एयरफोर्स ने एक RFI निकाली है, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन निकाला है MiG-29 एयरक्राफ्ट में स्टैंड ऑफ वेपन्स को इंटीग्रेट करने के लिए। इसके अंतर्गत जिस बॉम्ब की डिमांड करी गई है उसकी मैक्सिमम रेंज 180 किलोमीटर के ऊपर की मांगी गई है, और एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो जो इंटीग्रेशन है ये 1 साल के अंदर अंदर करना है। तो इसमें बॉम्ब के साथ साथ बॉम्ब इजेक्टर रैक को भी बनाना होगा, जो कि एयरक्राफ्ट से इंटीग्रेट किया जाएगा, और ये MiG-29 के वेपन स्टेशन 1, 2 और 3, 4 में लगाए जाएंगे। तो MiG-29 में टोटल 6 हार्ड पॉइंट है। 7वां जो है ये फ्यूसलाज में है और खाली एक्स्ट्रा ड्रॉप टैंक कैरी करने के ही काम आता है। तो अगर आप RFI को पढ़ेंगे तो ये मेनली बॉम्ब इजेक्टर रैक के इंटीग्रेशन को है, जो कि स्टैंड ऑफ वेपन बॉम्ब्स के लिए है, जिसकी रेंज 180 किलोमीटर तक हो सकती है। तो ये जो RFI है ये किसी पर्टिकुलर बॉम्ब के लिए नहीं है। यहाँ पर जो मेन बॉम्ब इजेक्टर रैक है उसको डिमांड किया जा रहा है, जिससे ये बॉम्ब इंटीग्रेट होंगे। ये भी डिमांड किया जा रहा है कि ये जो इजेक्टर रैक होगा ये रशियन और वेस्टर्न वेपन्स दोनों को सपोर्ट करने में सक्षम होना चाहिए। तो बेसिकली किसी भी एयरक्राफ्ट से किसी वेपन को इंटीग्रेट करने के लिए ये जो लॉन्चर्स होते हैं यही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। ये जो वेपन है और एयरक्राफ्ट है इनके बीच में इंटरफेस सेटअप करने का काम करते हैं। तो ये बॉम्ब डिफरेंट ओरिजिन के हो सकते हैं, और एयरक्राफ्ट जो है ये डेफिनेटली यहाँ पर रशियन है। तो इनके बीच में इंटरफेस को स्टैब्लिश करना ये चैलेंज है, और इसी चैलेंज को पूरा करने के लिए ये RFI जो है निकाली गई है। तो इस चीज़ को लेकर एक्चुअली काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने ये मेंशन किया है RFI में कि एक स्टैंड ऑफ वेपन को इंटीग्रेट करना है जिसकी रेंज 180 प्लस किलोमीटर की होने वाली है, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक्चुअल वेपन इंटीग्रेशन की यहाँ पर बात चल रही है। पर अगर आप RFI को पढ़ेंगे तो ये पता लगेगा कि ये मेनली लॉन्चर इंटीग्रेशन को लेकर है, जिसपे स्पेसिफिकली बॉम्ब्स जो हैं ये फ्यूचर में लगाए जाने हैं। तो कई जगह पर इसको गलत तरीके से रिपोर्ट भी किया गया है। होपफुली इस वीडियो के माध्यम से जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हुई हो। तो बेसिकली इस बॉम्ब इजेक्टर लॉन्चर के इंटीग्रेट हो जाने के बाद हमारा MiG-29 जो है ये हर तरीके के स्टैंड ऑफ वेपन्स को सपोर्ट करने में सक्षम होगा, चाहे उनकी रेंज 60 किलोमीटर हो, 150 किलोमीटर हो, या फिर 180 किलोमीटर के अप्रॉक्सी क्यों ना हो। चाहे वो बॉम्ब वेस्टर्न ओरिजिन का हो, चाहे वो रशियन ओरिजिन का हो, वो भी इससे इंटीग्रेट हो पाएगा। तो ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो स्टैंड ऑफ वेपन्स होते हैं ये यूजुअली स्मार्ट वेपन होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन का भी आदान प्रदान होता है एयरक्राफ्ट और वेपन के बीच में। तो क्योंकि ये रशियन प्लेटफॉर्म है और इससे वेस्टर्न वेपन्स भी लगेंगे, तो ये आदान प्रदान हो सके प्रॉपरली ये इसके लॉन्चर पर ही डिपेंड करेगा। तो मेन इंटीग्रेशन पार्ट लॉन्चर का ही होता है, और वही इंटरफेस बनता है वेपन और एयरक्राफ्ट के बीच में, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो इस लिहाज से भी RFI इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली MiG-29 के साथ जब स्मार्ट स्टैंड ऑफ वेपन्स इंटीग्रेट हो जाएंगे तो इसकी एयर टू ग्राउंड एबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। बट उसके बाद भी ये ट्रू सेंस में मल्टी रोल फाइटर नहीं बनेगा। तो जो MiG-29 है जब इसको डिज़ाइन किया गया था तो ये एज एन एयर सुपीरियोरिटी फाइटर डिज़ाइन किया गया था, और ये मेनली एयर टू एयर ऑपरेशंस के लिए ही बनाया गया था। और अपग्रेड से पहले ये खाली एयर टू एयर ऑपरेशंस ही परफॉर्म करते थे। अपग्रेड के बाद इनमें एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी आ गई, पर वो काफ़ी लिमिटेड है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इस एयरक्राफ्ट को एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कभी डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। एयरक्राफ्ट में लिमिटेड हार्ड पॉइंट्स हैं, जो कि खाली 6 के नंबर में है। 7वां जो है, जो कि फ्यूसलाज में है, ये खाली ड्रॉप टैंक को कैरी करने के काम आता है। तो 6 हार्ड पॉइंट का मतलब यहाँ पर यह है कि आप 2 क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकते हो और 4 BVR मिसाइल कैरी कर सकते हो। उसके बाद आप कुछ कैरी नहीं कर सकते। इवन जो टारगेटिंग पॉड है वो भी आप कैरी नहीं कर सकते, उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक पायलॉन यहाँ पर नहीं दिया गया है। लेजर गाइडेड बॉम्ब्स आप फायर तो कर सकते हो, पर उसको गाइड करने के लिए आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टारगेटिंग पॉड नहीं है। तो गाइडेंस के लिए आपको दूसरे एयरक्राफ्ट पर रिलाय करना पड़ेगा। स्मार्ट वेपन्स डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट भी किए जाएंगे और वो फायर भी किए जाएंगे, पर एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए आपको स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आप एयर टू एयर मिसाइल लिमिटेड नंबर में ही तब कैरी कर पाएंगे, जो कि मैक्सिमम 2 होंगी। तो जहां तक चीजें नजर आ रही हैं, एक प्लेटफॉर्म एक सॉर्टी में मल्टी रोल ऑपरेशंस लिमिटेड तौर पर ही परफॉर्म कर पाएगा। इवन LCA तेजस इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बेटर होगा एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। बाकी जो नए MiG-29 हैं, जो कि MiG-29M फैमिली को बिलोंग करते हैं, जैसे कि MiG-29K हो गए, MiG-35 हो गए, इनमें हार्ड पॉइंट्स को बढ़ाया गया है और ये 9 हार्ड पॉइंट्स के साथ आते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म ज़्यादा कैपेबल है मल्टी रोल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर इनके लिए बॉम्ब इजेक्टर रैक बनाया जा रहा है एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, तो साथ ही साथ इनके लिए ड्यूल रैक पायलॉन्स भी बनाया जाना चाहिए, ताकि एक पायलॉन में कम से कम ये 2
BVR मिसाइल्स को कैरी कर पाएं। बाकी अगर टारगेटिंग पॉड की बात करें तो जो नई जनरेशन के MiG-35 है उसमें इंटीग्रेटेड OLS के EO/IR सेंसर है, जो कि एयर टू ग्राउंड डिटेक्शन तो करता ही है, साथ ही साथ वेपन्स को गाइड करने में भी मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर लेजर इल्यूमिनेटर दिया हुआ है, तो वहां पर आपको टारगेटिंग पॉड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक जुगाड़ किया जा सकता है। रशिया ने एक T-220 टारगेटिंग पॉड बनाया है जो कि स्पेसिफिकली MiG-29 फैमिली में लगाया जा सकता है। ये लेफ्ट एयर इनटेक के नीचे लगाया जाता है और स्पेसिफिकली इसी प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है। तो ये एक और इंटीग्रेशन हम कंसीडर कर सकते हैं अगर हम MiG-29 को ट्रूली मल्टी रोल ऑपरेशंस में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो दो चीज़ होगी यहाँ पर। पहले तो हमें ड्यूल रैक पायलॉन को इंट्रोड्यूस करना होगा ताकि कम से कम हम 4 BVR मिसाइल कैरी कर पाएं 2 वेपन स्टेशन में बॉम्ब्स कैरी करने के बावजूद। साथ ही साथ एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए टारगेटिंग पॉड का इंटीग्रेशन भी यहाँ पर जरूरी है, जिसके अंतर्गत हम रशियन T-220 पॉड जो है यहाँ पर लगा सकते हैं ताकि ट्रू सेंस में इस प्लेटफॉर्म की जो कैपेबिलिटी है ये एक्सप्लॉइट की जा सके। तो आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म एयर टू एयर ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है तो वो एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेपन्स स्मार्ट हो गए हैं, वो खुद को एक्यूरेटली गाइड करने में सक्षम है। तो ऐसा नहीं है कि एयरक्राफ्ट को काफ़ी स्टेबल फ्लाई करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे, उसके बाद ड्रॉप करेगा तभी एक्यूरेटली वो टारगेट को हिट करेगा। बॉम्ब प्रॉपर रेंज से ड्रॉप किया जा सकता है, उसके बाद बॉम्ब जो है वो खुद ही टारगेट की तरफ जा सकता है। तो MiG-29 से भी बॉम्बिंग कराई जा सकती है, स्पेसिफिकली स्मार्ट बॉम्ब्स को यूज़ करते हुए। तो जो रडार नया लगा है उसने डेफिनेटली एयर टू ग्राउंड एबिलिटी को इनेबल किया ही है। साथ ही साथ हम यहाँ पर उस चीज़ को और भी ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत स्मार्ट स्टैंड ऑफ वेपन्स का जो इंटीग्रेशन है ये तो एयरफोर्स कर ही रही है, जिसके लिए RFI निकाली जैसा कि हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ ड्यूल रैक पायलॉन BVR एयर टू एयर मिसाइल्स के लिए और एक टारगेटिंग पॉड का इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम रशियन पॉड को इंटीग्रेट नहीं करना चाहते तो ये चीज़ हम खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है अब। तो हम अपने स्टैंडर्ड लाइटनिंग पॉड के इंटीग्रेशन को भी यहाँ पर करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर हम करीबन 1 दशक तक इन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े अपग्रेड नहीं है और अंडरटेक किए जा सकते हैं। बाकी ये जो MiG-29 हैं ये हमारे लिए हायर अल्टीट्यूड ऑपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। तो चाइना के अगेंस्ट में ये इंपॉर्टेंट वेपन होंगे और अगर ये मल्टी रोल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएंगे तो डेफिनेटली ये हमें बड़ा एज देंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।